उत्तराखंड के जोशीमठ की तपोवन टनल में जिंदगी बचाने की जंग लगातार चल रही है। ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जल प्रलय का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ गया है। एनटीपीसी प्रोजेक्ट का यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है। एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। रविवार की सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक पानी का तेज बहाव आया और बांध की एक छत पर खड़े कुछ लोगों को बहा कर ले गया। तेजी से आ रहे पानी को देखकर छत पर खड़े लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ करने का मौका तक ही नहीं मिला और देखते ही देखते सारे लोग पानी की धार में बहते चले गए। ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ से उतरा सैलाब जिस रास्ते से होकर गुजरा, वहां सब कुछ तहस नहस करता गया। तबाही इतनी तेजी से आई कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर। मर गया। एक मर गया। बेचारे गए काम की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग इधर से उधर भागते हुए इस छत की तरफ, कभी दाएं भाग रहे हैं कभी बाएं। कोशिश यही कि बच जाएं, लेकिन नहीं बचे। सैलाब इन्हें बहाता ले गया। 7 फरवरी को पहाड़ों से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है, हादसे की जगह की तस्वीर है। देखिए सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और दूसरी तस्वीर 7 फरवरी की है, जब ये तमाम लोग जिंदा थे, जिसमें बांध की दीवार पर खड़े ये लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कैसे महज 30 सेकंड में सैलाब का शिकार हो गए। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो तस्वीरें हैं वाकई दिल दहला देने वाली। ये कितने लोग थे और ये कर्मचारी कहां-कहां के रहने वाले थे? क्या इनके बारे में कोई डिटेल अब निकल पाई है? देखिए गायत्री, यहाँ पर जितने लोग ये काम कर रहे थे, इसी बैराज में काम कर रहे थे। बैराज के पास जो टनल है, वो टनल अब लगभग 20 मीटर से ऊपर उसमें मलबा आ चुका है और उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल और बड़ा टास्क हुआ। और वहीं पर लगभग 100 से 150 लोग काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, ये बैराज जो है इसके 4 गेट थे। 4 गेट में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन चारों गेट में 3 गेट में निर्माण चल रहा था, जबकि चौथा गेट जो है वो खोला गया था। आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उस पर आगे से देखिए, गेट के आगे बड़े बड़े विशाल जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सैलाब में बहकर आए थे। ये पत्थर अगर यहाँ से पार हो जाते तो शायद बाढ़ का जो पानी था, सैलाब का पानी था, वो बैराज से अंदर कट के थोड़ा कम हो जाता, ताकि जो लोग ऊपर जान बचाने के लिए भागे थे वहाँ तक ये पानी नहीं पहुँच पाता। जब बैराज के आगे ये बड़े बड़े पत्थर लग गए तो उसके बाद पानी जो है वो ऊपर आने लगा और धीरे धीरे इतना बड़ा कि जो सैलाब ऊपर बैराज के ऊपर जो लोग चढ़े थे 20-25 की संख्या में, वो उन तक पहुंच गया और उन सैलाब में उन सभी को लेकर अपने साथ चला गया। अब सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर जो टीमें आई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस मलबे को कैसे हटाया जाए, क्योंकि मलबा जो है वो कोई 1-2 मीटर नहीं बल्कि 20 मीटर के आसपास होगा, ज़्यादा भी हो सकता है आंकड़ा। और उसको यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाया जाए। आपको जो नीचे मैं नदी दिखा रहा हूँ, ये नदी जो है लगभग 20 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ का अनुमान ये है। देखिए यहाँ कितनी तबाही की है इस पूरे सैलाब ने। ये जो यहाँ पर क्रेशर, यहाँ पर जो रेत पत्थर बनता था, कटता था, उसके क्रेशर का ये हाल है। ये लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, हम बहुत नीचे नज़दीक पहुँचे हैं इस बैराज के, और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना दलदल है। इस दलदल को जितना सूखने में टाइम लगेगा उतना ही इसको उठाकर दूसरी जगह रखने में टाइम लगेगा। और जो लोडर एक बार में 4 से 5 कुंटल या 10 कुंटल माल लेकर जा सकता है, तो यहाँ टनों के हिसाब से पूरा मलबा पड़ा है और कई लोग इस मलबे में दबे हैं। जो कर्मचारी थे, इंजीनियर्स थे, सुपरवाइज़र, फोरमैन, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग करने वाले लोग, ये सभी यहाँ पर काम करने के लिए सुबह सुबह पहुँचे थे। और सैलाब के बारे में जानकारी इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि अचानक ये पहाड़ों की तरफ से आया और उसने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। जिसने इसे देखा वो देखते हुए इसे बचने के लिए ऊपर पहाड़ी में आया। और ये देखिए पूरी उसकी जो दीवार आपको दिखाई देगी, ये पहाड़ी पर जो दीवार मैं दिखाऊंगा,
इस पूरे कमल एक बार दिखाइए, पूरे निशान देखिए, इतनी हाइट थी उसकी। ये सैलाब कोई इतना छोटा मोटा, ये हाइट देखिए, यहाँ तक सैलाब आया था और कई मीटर ऊपर ये सैलाब था और इतने आवाज़ के साथ आया था। तो यही वजह थी कि लोग सुन नहीं पाए, क्योंकि बेखबर था, किसी को ये गुमान नहीं था कि कभी इस तरह का जलजला यहाँ पर देखा जा सकता है। और उसके बाद जब ये सैलाब आया तो लोग, जितने लोग बच सकते थे, जिसने न देखा वो चढ़ाई पर चढ़े, पहाड़ी पर चढ़कर बचे, लेकिन बमुश्किल 150 से ज़्यादा लोग, 174 लोग अभी भी लापता हैं। ये आंकड़ा सरकारी आया है और 30 से ज़्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। लेकिन अब ये लोग कहाँ होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इतने सालों से चल रहा था उसको 2023 में पूरा होना था। उसके बाद भी क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया, पावर मिनिस्टर परसों खुद यहाँ पर कह के गए कि 1500 करोड़ का नुकसान है, लेकिन ज़िंदगियाँ सबसे बड़ी अहम है, उनको तलाशना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर इस पूरे संकट की घड़ी में यहाँ पर जब थे, उस वक्त उनको बचाया जाना मुश्किल था, क्योंकि सैलाब में कोई भी चीज़ काम नहीं आती थी, क्योंकि दूरी थी और सैलाब ने उन सभी को अपने उसमें लील लिया। अब यहाँ पर एक ही टास्क है कि टनल के रास्ते उसे निकालें जो मलबा है, या फिर कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए। एनडीआरएफ की टीमें आज इस बैराज के पास सर्वेक्षण करके गई हैं। यहाँ पर देखा गया है कि क्या यहाँ से कोई रास्ता ऐसा हो सकता है कि उस मलबे को इस रास्ते से खींचा जाए, क्योंकि जो टनल का रास्ता है वो काफ़ी नहीं है। टनल के अंदर जो गहराई है और ऊंचाई है, उसमें सिर्फ एक बार में एक ही लोडर जा सकता है। और जब तक वो अंदर जाके टी पॉइंट से राइट, यानी जहां पर जंक्शन पॉइंट है, जहां पर लोगों के होने की उम्मीद है कि 27 लोग वहां हो सकते हैं, ठीक है दीपक, वहां तक पहुंचना अभी जिसे वैकल्पिक रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है और उसके लिए टीम भी पहुंचेगी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। दीपक रावत भी हमारे साथ हैं। दीपक रावत, उन लोगों की प्रशासन से कोई बात हो पाई है जो आपके साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, अपने घर से बेघर हो गए? जी गायत्री, साफ तौर पर उनसे बात भी हो रही है और उनको भेजने की तैयारी भी की जा रही है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि दरअसल वो गांव कौन से हैं जिन गांव में इनको जाना है। सामने आपको ये जो दो गांव नज़र आ रहे हैं, दरअसल इनका नाम रैनी और भंग्यूल गांव है। इन्हीं गांव की तरफ जो है इन लोगों को पहुंचना है और इस गाँव के लोग जब इस तरफ सामान लेने आते हैं, मार्केट आते हैं, तो एक ही मेन रास्ता है जो कि जिसका ब्रिज जो है वो टूट चुका है। तो अब वहाँ जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। हेलीकॉप्टर की मदद से ही जा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में सबको नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उसमें राशन और बाकी जो सामान है वो भी भेजा जाना है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार लोगों को भेजने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इन लोगों को उस तरफ जाना है। किसी का पूरा परिवार वहाँ रहता है, कोई वहाँ पर काम करता है। इन तमाम लोगों को जाने की कोशिश वहाँ पर है, लेकिन से बात कर लेते हैं। बच्चे के साथ है, कहाँ से आई हैं? भंग्यूल गाँव से। भंग्यूल गाँव से। कब से फंसी हुई हैं यहाँ? मैं 6 दिन से। 6 दिन से। तो कौन रहे वहाँ पर? सभी पर पूरा ही गाँव है, हमारा घर है। अच्छा। बहू है, लड़के हैं घर में छूटे के, गाय है, बछड़ी है। कहाँ जाना है? भंग्यूल सर। अच्छा जी, घर है वहाँ? जी, बच्चे वहीं हैं सर, भंग्यूली हैं, गाँव सब कुछ वहीं है। हम 3 दिन से फंस रखे हैं यहाँ पे। न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। अब यहाँ आते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे, फिर ऐसी धमकाते हैं सर हमको ना। हमको बोल भी नाम निशान कहीं पे आ ही नहीं रहा, कहीं पे नहीं। जब पार भी में नहीं दिखा रहे, नाम नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। आप ये बताइए कि कौन है आपको? घर है सर हमारा, घर उधर। अब यहाँ काम करने आए थे? काम करने आए थे। अच्छा। 3-4 दिन से यहीं फंसे हुए हैं। कहाँ रह रहे हैं रात? वैसे गाड़ी में सो रहे, कभी कहाँ कभी कहाँ। अच्छा। कोई ठिकाने नहीं है यहाँ रहने का। तो प्रशासन क्या कहता है? अभी तक तो कुछ सुने नहीं, आज करे डेली। अच्छा, कुछ नहीं है प्रशासन। कुछ और लोग हैं गायत्री, देखिए इंतज़ार कर रहे हैं घर जाने का, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कब से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? हमको सुराई ठोटा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, भेज रहे हैं? पता नहीं, अभी बहुत भीड़ है, भेजेंगे वैसे तो शाम तक। आपको? हमको घर जाना है। यहाँ कब से हो? यहाँ अभी 3 दिन से है। 3 दिन से। कहाँ रुके हो? अभी जोशीमठ में थे, तो अभी आने के यहाँ आए थे। अभी भेज रहे हैं? हाँ, अभी तो कह रहे हैं कि अभी भेजेंगे, पर अभी हम 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे, अभी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो लोग परेशान हैं गायत्री, और ये तमाम लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और उन्हें जाने दिया जाएगा। हालांकि मौसम भी लगातार बदल रहा है और ऐसे में हेलीकॉप्टर चला पाना मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उन गाँव की जहाँ तक इनको जाना है, और ये कोशिश जो है यहाँ लगातार की जा रही है। राशन जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, उसे भी वहाँ भेजना है। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो गाँव वाले इधर फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक भेज दिया जाए। लौटेंगे दीपक आपके पास। ऋषिगंगा पावर प्लांट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक 33 लोगों के शव मिल चुके हैं, लेकिन सुरंग में फंसे 30 से ज्यादा लोगों की जान बचाने की जंग जारी है।
सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार हो रही है। इसके लिए मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से आईटीबीपी के 300 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। राहत काम में हो रही परेशानी को देखते हुए टनल में घुसने के लिए दूसरे रास्ते के विकल्प पर किया जा रहा है विचार। रविवार सुबह अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। चमोली में जगह जगह जल प्रलय से हुई तबाही के निशान नजर आते हैं। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक कुल 173 लोग अभी भी लापता हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर संसद से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित बयान दिया है कि एनआईए ने किसान आंदोलन में शामिल किसी भी किसान को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और दूसरे 2 सांसदों ने राज्यसभा में सरकार से यह सवाल किया था कि क्या कृषि सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को जांच एजेंसी एनआईए ने पूछताछ का नोटिस भेजा है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ किया कि एनआईए की तरफ से किसी भी किसान को नोटिस नहीं भेजा गया है। तो ये जानकारी दी गई है, राज्यसभा में जानकारी दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, ये बताते हुए कि एनआईए की तरफ से कोई नोटिस किसानों को नहीं भेजा गया है। आपको बता दें, कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह की तरफ से यह सवाल उठाया गया था। उन्होंने यह सवाल पूछा था और उसी के जवाब में ये जानकारी दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। यह कहा गया है कि एनआईए की तरफ से किसी भी किसान को नोटिस नहीं दिया गया है। तो आंदोलन पर एमएचए का यह बयान राज्यसभा में, तो दिग्विजय की तरफ से सवाल पूछा गया था और इस सवाल का लिखित में जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ किया कि एनआईए की तरफ से किसी भी किसान को नोटिस नहीं भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। क्या सवाल दिग्विजय ने पूछा था, उसका क्या जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से? विक्रांत, देखिए, गृह मंत्रालय से सवाल पूछा गया था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किन किसान नेताओं को सम्मन किया गया है और इसमें क्या क्या कार्रवाई की गई है। तो इस मामले में लिखित जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से दिया गया और उसमें कहा गया कि किसी भी किसान नेता को एनआईए की तरफ से सम्मन नहीं दिया गया है। लिहाजा जब सम्मन ही नहीं दिया गया है तो बाकी किसी सवाल की जरूरत ही नहीं उठती, बाकी किसी सवाल का औचित्य ही नहीं है। तो ये साफ कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि किसी भी किसान नेता को इस आंदोलन के मद्देनजर कोई एनआईए का सम्मन नहीं दिया गया है और इसको लेकर के जो तमाम सवाल है उस विवाद पर एक तरह से रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि अब गृह मंत्रालय ने सदन के भीतर यह साफ किया है कि कोई भी नोटिस एनआईए की तरफ से नहीं दिया गया है। जी विक्रांत, तो किसानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, एनआईए की तरफ से कहा गया। हालांकि लगातार इस तरह की अफवाह उड़ाने की कोशिश थी। पिछले दिनों हर प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के लीडर्स ये बात कहते हुए दिख रहे थे कि एनआईए का किसानों को डर दिखाया जा रहा है जो आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने जब सदन में यह सवाल पूछा तो उसके जवाब में गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि एनआईए की तरफ से किसी भी किसान को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और आइए अब एक बार फिर से उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की खबर पर लौटते हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद जो कहर टूटा न्यूज 18 के पास, उसकी कुछ सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कुछ मिनटों के इस वीडियो में सालों तक याद रहने वाले मौत के वो मंजर कैद हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हमारी सलाह है कि आप इस वीडियो को ना देखें। हादसे के बाद न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और उस कहर को महसूस करने की कोशिश की। 3 दिन बाद भी हादसे का खौफ खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड त्रासदी की भयावह नई तस्वीर। तिनके की तरह बहा एनटीपीसी का तपोवन प्रोजेक्ट। 3 दिन पहले ग्लेशियर के टूटने से उत्तराखंड में जो कहर टूटा था, ये उसी की तस्वीर है। हादसे के बाद से अब तक दुनिया ने जो कुछ सुना उसका वीडियो। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो बैराज का है जिसके ऊपर कई लोगों को सैलाब से बचने की कोशिश करते आप देख सकते हैं। टावर केन भी गया था।
कभी आंधी की तरह टूट पड़े पानी के रुख से बचने के लिए एक तरफ भागते तो कभी दूसरी तरफ। अचानक ज्वार भाटे की तरह दिखने वाला पानी निर्मम हुआ और एक झटके में कई लोगों को बहा ले गया। इस हादसे का वीडियो बनाने वाले भी जिंदगी और मौत की इस जंग को देखकर सन्न रह गए। मर गया। अरे बेचारे गए काम की। हाहाकारी पानी के रूप में जब कुदरत का कहर टूटा तो इंसान कितना असहाय हो गया, ये उसी की तस्वीर है। कुछ ही पलों में तबाही की वजह बन जाने वाला सैलाब के गुजर जाने के बाद न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। तबाही के वक्त और तबाही के बाद की दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था। बताया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले ये लोग नीचे थे। जैसे ही उन्हें आफत के ग्लेशियर के टूटने की खबर मिली, ये सभी जान बचाने के लिए बैराज के ऊपर आ गए, लेकिन इसके बावजूद वो सैलाब को चकमा नहीं दे पाए। भले ही जान बचाने के लिए ये सभी इधर उधर भागते दिखे, लेकिन पानी के हाहाकारी बहाव की चपेट में आने से नहीं बच पाए। अब यहाँ ऐसी वीरानगी है जिसकी तुलना मरघट से ही हो सकती है। तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बैराज का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया है उस वीडियो को और आप देख सकते हैं मैं उसी जगह पर हूँ, उसी बैराज पर हूँ। इसी बैराज पर आपको मैं पूरे बैराज का उस नक्शे को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वीडियो में जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो इस कॉर्नर की हैं। आपको सामने बैराज की तरफ जो जगह आपको दिख रही है मैं दिखाऊंगा। अपने कैमरा पर्सन कमल देव से कहूँगा कि दाहिनी की तरफ वो लेके जाएं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर वो लोग खड़े थे। लगभग उनकी संख्या 7-8 से ज़्यादा थी और कुछ दूसरी तरफ थे। सभी लोग जब सैलाब आया था तो बचने की कोशिश करते हुए इसी ठीक टापू के ऊपर आ गए थे, बैराज का जो ऊपरी हिस्सा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बैराज से ऊपर भी पानी आ सकता है। जब सैलाब आया तो कई मीटर तक ऊपर पानी का सैलाब आया। उसमें जो गर्त थी और जो स्पीड थी उससे बचने के लिए ये लोग ऊपर यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक आपको कमरा दिखाई देगा जो यहाँ पर इनका ऑपरेटर रूम है। इस ऑपरेटर रूम को देखिए, यहाँ पर ये अभी बचा हुआ है, लेकिन इसके ठीक दाहिनी तरफ एक ऑपरेटर रूम और आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में जो ऑपरेटर रूम दिखाई दे रहा है वो इस जगह पर है और यहीं पर वो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैलाब ने उन सभी को निगल लिया। न्यूज़ 18 के पास इसी हादसे की एक और तस्वीर है जिसमें हादसे का एक और भयावह रूप कैद है। इस वीडियो में आप कहर बनकर टूटे पानी की खौफनाक आवाज सुन सकते हैं। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में पहाड़ों से नीचे उतरते पानी की धार और रफ्तार को आप महसूस कर सकते हैं। और जैसे ही ग्लेशियर के टूटने से आया सैलाब बैराज तक पहुंचा, एनटीपीसी का तपोवन प्रोजेक्ट कागज की नाव की तरह बह गया। वहां मौजूद कुछ लोगों के साथ कुछ सेकंड के लिए जिंदगी और मौत की आंख मिचौली हुई। भाग लेना चाहिए।